जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एसएससी एमटीएस की एग्जाम बहुत ही करीब है। ऐसे में आपके लिए जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है। 12/7/2022 को जो पेपर हुआ था उस पेपर का टोटल डिटेल में जो भी क्वेश्चन आए थे उनकी एनालिसिस के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट, जिसमें इतिहास के प्रश्न, भारत एवं विश्व के भूगोल से बनने वाले प्रश्न, भारतीय कला एवं संस्कृति के बनने वाले प्रश्न, भारतीय संविधान के बनने वाले प्रश्न, सामान्य विज्ञान, अर्थव्यवस्था, इन सभी टॉपिक्स को स्पेशल तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जो है लिखना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास को दोस्तों अपने दोस्तों तक, जरूरतमंद साथियों तक शेयर कर दीजिए अलग अलग ग्रुप में। मेरे पास कोई ऐसी प्रचार प्रसार की एजेंसी नहीं, आप ही लोग हमारा जरिया है जिनके माध्यम से हम अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसी क्लासेस रोजाना आपको मिलेंगी। 10 क्लासेस चल चुकी है, यह 11वीं है। भारतीय संविधान, पहला प्रश्न आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें मैं टोटल मौलिक अधिकारों को कवर करने वाला हूं। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन? एक्सप्लॉयटेशन एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, शोषण, जिसके विरुद्ध हमें कौन सा आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है? तो आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22, आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25, आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23, आर्टिकल 21। जैसा कि आप जानते हैं 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। 25 की बात करें वहीं पर जो है तो आप देखेंगे कि जो धार्मिक मामलों में जो है 25 चलता है। 22 की बात करें तो गिरफ्तारी वगैरह जो है 22 अलग है। 23 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें 23 और 24 प्रदान करते हैं, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। आइए समझते हैं पूरा डिटेल में। यह देखिए प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर क्या, ये कह लीजिए कि एसएससी सीएचएसएल वगैरह में, एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न था, उसी का मैंने यहाँ डेटा लगाया हुआ है। आर्टिकल 23 वहां भी पूछा था और यहाँ भी पूछ रहा है, हर बार पूछ रही है एसएससी। तो अनुच्छेद 23 संबंधित है, आर्टिकल 23 इज रिलेटेड टू, डिटेल में जानिए। 23 के साथ साथ अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 को याद करने का ट्रिक अभी दूंगा। फिलहाल थोड़ा सा अपना ध्यान यहां लगाइए। 23 क्या है दोस्तों कि मानव खरीद फरोख्त, माने मनुष्य को बेचना और खरीदना, बेगार बिना पैसे के श्रम कराना, बालात श्रम, अन्य बालात श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार, फोर्स्ड लेबर एंड अदर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, जबरदस्ती एक बालक से जो है काम, जो है शिक्षा का अधिकार होते हुए भी ऐसा भारत में आप ऐसा आम देखेंगे, हर जगह कोई एक खास बात नहीं है। जबरन जो काम करवाया जाना है, बिना पैसे के काम करवाया जाना है, या फिर जिनको पढ़ने का अधिकार है उस उम्र में काम करवाया जाना, यही कुछ जो है आपका कह लीजिए कि बेगार है, बालाश्रम है। और 12 जून को, ये प्रश्न बार बार पूछता है, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर इसीलिए लगाया है कि 12 जून को विश्व बालात श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 12 जून को देश जो है, बच्चे देश का भविष्य है, हम सबका दायित्व है कि इनके बेहतर जो है, इन्हें बेहतर आज दे, लेकिन क्या ही दे पा रहे हैं भगवान जाने। जो है ये बालाश्रम है। अब समझिए, मौलिक अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन में बन जाता है। जितनी भी छोटी परीक्षाएं, चाहे एसएससी एमटीएस हो, जीडी हो, रेलवे हो, मूल अगर संविधान में प्रश्न बनना है तो कहीं न कहीं मूल अधिकार से प्रश्न एक जरूर आएगा। तो इस पूरे मूल अधिकार को एक ट्रिक के माध्यम से याद करिए कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए समानता का अधिकार 14 से 18, से स्वतंत्रता जो है 19 से 22, सो से शोषण के विरुद्ध 23 से 24 जो देखिए आज पूछा था, ध से धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति से 29 से 30 जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी, और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में आता है। इस ट्रिक को जरा याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ बिना देर के बढ़ते हैं, बहुत क्विक रिवीजन करवाऊंगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी अब्लिक अपवाह बेसिन है, जो ड्रेनेज बेसिन है, ड्रेनेज सिस्टम जिसको बोलते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर, माने प्रायद्वीपी नदी, प्रायद्वीपी का मतलब कि जान लीजिएगा, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, प्रायद्वीप का मतलब ये वाला जो एरिया भारत का है, ये आपका पेनिनसुला है। कहने का मतलब कि एक साइड से भी जल से घिरा, इधर अरब सागर से, इधर आपका हिंद महासागर से, इधर आपका बंगाल की खाड़ी से, तो 3 साइड से जल से घिरे हुए एरिया को पेनिनसुला कहा जाता है या फिर प्रायद्वीप कहा जाता है। और यहीं पर अगर चारों साइड से जल से अगर कोई एरिया घिरा हुआ है तो उसे जो है महाद्वीप कहेंगे या द्वीप कहेंगे, आप जानते होंगे। जैसा कि जैसे कोई भी द्वीप ले लीजिए, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ से अगर हम ले लेते हैं जो है अमेरिका महाद्वीप ही ले लीजिए, अगर इस तरह से अगर हम बात करें कि जो है उत्तरी अमेरिका, तो उसी की बात करें तो वो जो है इधर भी देखिए जल आपको दिखेगा, इधर भी जल दिखेगा, इधर भी जल दिखेगा, इधर प्रशांत महासागर, इधर बोफोर्स सागर वगैरह, इधर अरब सागर है, तो इधर भी सागर है। तो ये जो है आपका
महाद्वीप हो जाएगा। चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए जो है, वो भी एक तरह से जो है देखेंगे तो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो महाद्वीप और प्रायद्वीप का टर्म है, यहाँ पर अलग से कभी आपको डिटेल में बताया जाएगा। फिलहाल कौन सी ऐसी नदी है, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। तो अब नर्मदा आप जानते हैं भ्रंश घाटी से बहने वाली नर्मदा ताप्ती जो है नदी है, सतपुड़ा पहाड़ी वाली, इसको तो आप जानते ही हैं। कृष्णा कावेरी नदी, कृष्णा जो है मैटूर बांध वाला जानते हैं, महानदी भी जानते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी की सबसे बड़ी जल निकासी घाटी, बड़ी, तो कृष्णा और महानदी कहीं कहीं छोटी है, गोदावरी जो है एक बड़ी नदी होती है। दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा भी इसे कहा जाता है, जो है दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। तो है तो कृष्णा भी और महानदी भी, लेकिन गोदावरी एक बड़ी नदी है, बड़ी नदी बोला है, यहाँ बोला है सबसे बड़ी। तो नर्मदा तो ऑलरेडी कट जाएगा, होगा नहीं, लेकिन जो है गोदावरी, कृष्णा, महानदी है, जिसमें से गोदावरी लार्जेस्ट में आ जाएगी। अब समझिए, थोड़ा सा एक नजर इन नदियों पर डाल लीजिए इस मैप पर, पूरी नदियां आपका एक बार में रिफ्रेश हो जाएगा माइंड में। अब भारत की अगर सबसे बड़ी नदी की बात करें तो आप यहाँ पर देखें कि भारत में बहने वाली जो है गंगा, जो आप यहाँ से देख रहे हैं, ये जो है ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर गई। इधर मानसरोवर झील से निकल करके ब्रह्मपुत्रा आती है, इधर सांपगो कहते हैं, और जब असम की तरफ प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है, और पद्मा, जब दोनों गंगा ब्रह्मपुत्र मिलती है तो पद्मा हो जाता है, और इनकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, और यह मेघना सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसको आपने समझ लिया, ये रहा गंगा ब्रह्मपुत्र का जो है ड्रेनेज सिस्टम। इसके बाद सिंधु वाला समझ लीजिए, यह एक बड़ी सी मोटी नदी आप देख रहे हैं ना, मोटी लाइन दिख रही है ना, मानसरोवर झील से निकलते हुए यह आकर अरब सागर में गिरती है, और इसी में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज जो है नदियां आकर के कहीं न कहीं मिलती हैं। ठीक, ये आपने समझ लिया। इसके बाद लूनी नदी बार बार पूछता है, राजस्थान में एक पर्वत जो ऐसे ऐसे देख रहे हैं भूरे कलर का, यह पर्वत का निशान है, अरावली पर्वत जो राजस्थान की है पहाड़ी, यह देखिए जो है आपकी राजस्थान वाली, और राजस्थान की जो है एक लंबी जो है नदी जिसको कहते हैं तो लूनी नदी है, और ये अंदर ही समाप्त हो जाती है। नर्मदा ताप्ती जिसको मैंने कहा था कि अमरकंटक पहाड़ी से होते हुए बीच में सतपुड़ा पड़ जाती है, सतपुड़ा के इधर से और सतपुड़ा के ऊपर, सतपुड़ा के नीचे से नर्मदा ताप्ती दोनों धुआंधार जलप्रपात नर्मदा बनाती है और अरब सागर में गिर जाती है। और ये भ्रंश घाटी में बहने वाली जो है पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की नदियां हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आप कहेंगे गोदावरी आया था प्रश्न में, देखिए 1465 किलोमीटर और कृष्णा 1400 किलोमीटर है। कावेरी जिसमें मैटूर बांध है, शिव समुद्र जलप्रपात, कृष्णा नदी नागार्जुन सागर बांध है, यह जो है 805 किलोमीटर है। इनको जरा सा आप ध्यान रखेंगे। महानदी जिस पर महानदी हीराकुंड बांध है, यह भी जो है अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है दोस्तों। एक नदी तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि यह अमरकंटक पहाड़ी है, तो अब इससे एक सोन निकलती है जो जाकर आपके गंगावलेट सिस्टम में मिल जाती है। एक जो है महानदी निकलती है जो जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और एक यहीं से जो है नर्मदा निकलती है जो अरब सागर में गिरती है। इसको याद रखें। बाकी दक्षिण भारत की पूछे अगर तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। गोदावरी नदी आप देख रहे हैं एक लंबी नदी है, कृष्णा की भी देख रहे हैं आप नागार्जुन सागर बांध, कावेरी जो है शिव समुद्र जल। तो इनको याद रखिएगा। पूरे नदियों को एक बार मैंने रिवाइज कराने की कोशिश किया है, और इसमें से पूछता है जो है झेलम जो है चाच दोआब जो है रावी दोआब, विष्ट दोआब, इन दोआब को भी याद रखिएगा। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यही इनका क्रम है। और सिंधु नदी जो है पाकिस्तान से हमारा जो है जो है पाक जल समझौता जो हुआ है सिंधु नदी के जल पर ही हुआ है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आइए अगला प्रश्न, तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती थी? मैंने इसको कई बार करवाया है। टी बाला सरस्वती, यहाँ फुल फॉर्म दे दिया है। तंजौर बाला सरस्वती वाज नोन फॉर विच क्लासिकल डांस? भरतनाट्यम, ओडिसी, बिहू, मणिपुरी। भरतनाट्यम के लिए फेमस डांसर है ये, जान लीजिए। टी बाला सरस्वती तमिलनाडु वाला भरतनाट्यम, बिल्कुल। ओडिसी, बिहू असम का जो है प्रमुख त्योहार है, बिहू, कटी बिहू, भोगाली बिहू, 3 प्रकार के बिहू थे, मैंने इसके बारे में कल बहुत डिटेल में बताया था। मणिपुरी झावेरी बहनों का जो तीनों बहनें करती है, झावेरी बहनें जो है दर्शना, नैना, सुवर्णा, उनका भी फेमस नृत्य है मणिपुरी, इसको भी जरा याद रखिएगा। इसके बाद यह भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, जहां से बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रश्न पूछता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट तमिलनाडु। लाइक करें दोस्तों, कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। मेहनत पसंद आ रही है, इनको इन कंटेंट्स को तैयार करने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। इसका विकास जो है मुख्य रूप से तमिलनाडु के मद्रास एवं तंजौर में विकसित हुआ है। घराने तंजौर और कांजीपुरम पंडलुम 3 घराने इसके हैं, तीनों को मिलाकर पाणी कहा जाता है। आधुनिक काल में उच्चतर स्तर पर लाने का श्रेय ई कृष्ण अय्यर को दिया जाता है, प्रश्न में पूछा है। प्रमुख कलाकार देखिए मैं कई बार बताया हूं, ये जो है टी बाला सरस्वती, यही आज प्रश्न में पूछा हुआ है।
टी वाला सरस्वती। बाकी यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनलमान सिंह, पद्म सुब्रमण्यम, लीला सैमसम, रुक्मिणी देवी अरुणडेल, ये लोग तो इंपॉर्टेंट है। रुक्मिणी देवी अरुणडेल का पद्मश्री वगैरह भाई कोई कई बार पूछा है, इसको भी जरा देख लीजिए। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। नृत्यों का वीडियो मैंने करवाया, अगर अभी तक नहीं देखे उनको जाकर के जरूर देखिए। हाँ, आपके सामने प्रश्न है, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ चैत्य इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट? बुद्ध अवशेष, प्रार्थना कक्ष, निवास स्थान या मठ? तो करेक्ट आंसर दोस्तों प्रार्थना कक्ष हो जाएगा। प्रार्थना कक्ष जो है चैत्य होता है। आइए समझते हैं होता क्या है। पहले जानिए उस स्तूप। स्तूप देखिए जो सारनाथ वाला कितना खूबसूरत दृश्य अगर है, कभी आप बनारस अगर गए तो सारनाथ में स्तूप जरूर देखिएगा। बनारस वाले जानते होंगे, यूपी वाले इसको जरूर देखे होंगे। बौद्ध स्थापत्य कला में ये स्तूप का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये स्तूप एक गोलार्धी टीला जैसी संरचना है जिसका उपयोग ध्यान करने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर बाणा से घिरा होता है। यह आपके सामने स्तूप है बौद्ध वाला। अब समझिए समाधि स्थल क्या है। चैत्य का एक जो है बौद्ध, चैत्य एक बौद्ध, जिसे समाधि स्थल भी या प्रार्थना स्थल दोनों कहते हैं इसको। चैत्य एक बौद्ध या जैन मंदिर जिसमें एक स्तूप समाहित होता है। भारतीय वास्तुकला से संबंधित आधुनिक ग्रंथों में शब्द चैत्य गृह उन पूजा या प्रार्थना स्थलों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जहां स्तूप उपस्थित होता है। मतलब ये देखिए अंदर यहीं बैठ करके स्तूप है ना, यहीं बैठ करके पूजा पाठ या ध्यान किया जाता है। इनको ध्यान रखिए। एक चैत्य एक डरावना स्थान जो भारतीय धर्मों के अनुसार प्रार्थना कक्ष को संदर्भित करता है। इसको जरा से याद रखेंगे, प्रार्थना कक्ष को संदर्भित करता है। मतलब डरावना मतलब कि समाधि स्थल टाइप का इसकी मान्यता है तो वो अलग हो जाता है। बाकी निवास स्थल की बात करें तो बिहार, बौद्ध बिहार आपने सुना होगा। बिहार एक छोटे केंद्रित हाल जो कभी कभी पत्थरों द्वारा तराशे गए बिस्तरों से जुड़े होते हैं। चैत्यों के विपरीत बिहार छोटे होते हैं। कुछ बड़ी गुफाएं अजंता, एलोरा और औरंगाबाद की गुफाएं और कन्हेरी की गुफाएं बिहार के उदाहरण है। बौद्ध बिहार का मतलब जहां बौद्ध भिक्षु या बुद्धिस्ट लोग निवास करते हैं, याद रखेंगे। प्रार्थना इन दोनों में दोस्तों, इसमें भी प्रार्थना इसमें भी प्रार्थना होती है, लेकिन इसमें जो है बिहार में निवास करने का काम होता है, याद रखेंगे। बाकी इसमें समाधि वगैरह भी चैत्य में आपको कहीं देखने को मिल सकती है। इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ी नदी तंत्र निर्मित करती है? मैंने अभी प्रश्न बताया था इसको। विच ऑफ दीज रिवर्स फॉर्म द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन राजस्थान? नर्मदा, लूनी, तापी, कृष्णा। तो फिर से वही बात देखिए, जो लोग उसको याद रखे होंगे कंटेंट को, लूनी वो लोग लगा देंगे। लूनी नदी तंत्र बहुत बड़ी नदी तंत्र है राजस्थान की। अभी मैं दिखाता हूं। राजस्थान की नदियों की बात करेंगे तो राजस्थान की नदियों से प्रश्न जरूर पूछता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां बनास, चंबल और बाणगंगा। अरब सागर की लूनी, माही और साबरमती याद रखिएगा। और अगर अंतर प्रवाही नदियां बोले जो राजस्थान में ही निकलती हैं और वहीं समाप्त हो जाती हैं, तो साबी, कांतली, कांगड़ी और रूपा रेल, इनको याद रखिएगा। अब जरा इस मैप को थोड़ा सा ध्यान देखिए। यह राजस्थान का मैप है, पूरा तो नहीं, जितना भी आपके सामने है नदियों को दिखाने की कोशिश की गई है। यह जो है आपको जो इस तरह से लंबवत दिख रही है श्रेणी, इस तरह से खड़ी हुई, यह अरावली पर्वत श्रेणी है। कहीं न कहीं राजस्थान के पठार बनाने का यह भी श्रेय इनको भी दिया जाना चाहिए। अगर यह ऐसे होती तो शायद इधर से मानसूनी हवाओं को रोककर यहाँ वर्षा कराती, लेकिन दुख की बात है कि यह ऐसे खड़े में है, हवाएं यहीं से बाहर निकल जाती है, हिमालय आगे जाकर रोकता है। खैर, लूनी देखिए इसी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। लूनी एक बहुत बड़ी नदी है राजस्थान की। ये देखिए लूनी, और कच्छ के रण में जाकर के अरब सागर में गिरती है। इसको आप याद रखेंगे। बाकी बनास वगैरह आप देख रहे हैं, बनास इधर से जो है बंगाल की खाड़ी वगैरह की तरफ बनास जा रही है और मिठाली जा रही है, कई सारी नदियां हैं, लेकिन मेन लूनी कहाँ है यह आपको दिखाने की कोशिश मैंने किया है। बाकी इधर पाकिस्तान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बंगाल की खाड़ी वगैरह। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? हु अमंग द फॉलोइंग एड्रेस द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज द प्रेसिडेंट इन 1887? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बेमस चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब, बाल गंगाधर तिलक और दादा भाई नौरोजी। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों बदरुद्दीन तैयब। इन्होंने 1887 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हेड किया था, या फिर कह लीजिए लीड किया था, संबोधित किया था। अब समझिए, ये तो रहा जो है इनका 1887 वाला बदरुद्दीन तैयब वाला। देखिए यहाँ पर ये उत्तर 1887 मद्रास, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार क्यों ना मैं पूरे कांग्रेस के अधिवेशनों को, पूरे अधिवेशनों को तो रिवाइज करना 1885 से लेकर के जो है आजादी तक को जो है संभव नहीं है, लेकिन जिनमें स्पेशल स्पेशल काम हुआ उनको तो हम लोग रिवाइज कर ही सकते हैं। लाइक करिए ऐसे कमेंट के लिए दोस्तों, जरूर लाइक करिए। जो है 1885 में बंबई में जो है तेजपाल यूनिवर्सिटी में जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में पहले सत्र का आयोजन करते हैं। 72 प्रतिनिधि रहते हैं कांग्रेस, पूरा हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगा। 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है सम्मेलन करते हैं, इनको ध्यान रखिए।
बाकी सैयद बदरुद्दीन तैयब जी मुसलमानों से अन्य राष्ट्रीय नेताओं से हाथ मिलाने की अपील की थी। इलाहाबाद में जो है जॉर्ज यूल अंग्रेज अध्यक्ष जो है पहले अंग्रेजी राष्ट्रपति इसके बनते हैं। उसी तरह से 1896 में कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी, इनके समय में वंदे मातरम गीत लिया गया था, याद रखिएगा रहमतुल्लाह सयानी। और बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले जब बंगाल विभाजन के विरुद्ध रोष व्यक्त किया, 1905 में करजन ने जब बंगाल विभाजन, मोस्ट जिनके जिनके समय में कुछ ना कुछ इवेंट हुआ उन्हीं को बताऊंगा। कलकत्ता वाला दादा भाई नौरोजी जो है 6 वाला, देखिए सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग होता है जिनके समय में। और सूरत में जब कांग्रेस का बंटवारा हो जाता है, पार्टी उग्रवादी और नरमपंथियों में विभक्त हो जाती है, तब रास बिहारी घोष रहते हैं। और फिर इनके समय में, घोष के समय में दोस्तों बंटवारा हुआ और एसी मजूमदार, जिनको अंबिका चरण मजूमदार कहते हैं, लखनऊ में समझौता हो जाता है और मुस्लिम लीग के साथ संयुक्त अधिवेशन। और कलकत्ता में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष जो होती हैं 1887 से लेकर के 1933 तक इनका जो काल है। खैर इन्होंने 17 में जो है 1917 में इसको हेड किया। अगला जो है प्रश्न आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। मेरा ये मानना है कि यहाँ से एक आध प्रश्न जरूर बन जाएगा, क्योंकि आपने भी अगर तैयारी किया होगा देखा होगा कि ये कंटेंट पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा डैश भारत में आया था, कब आया था? द पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को डी गामा केम 1495, 1497, 1498, 1496। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1490। अब समझिए यहाँ पर इनका क्रम, इनके आने का रूट, इनका एक थोड़ा सा ट्रिक। पुत्र अड़ा डैड फंसा, पुत्र अड़ा डैड फंसा, बहुत सही। भाई पुत्र जब अड़ेगा पापा से कहेगा गाड़ी चाहिए तो डैड फंस ही जाएंगे। तो पुत्र से पुर्तगाली 1498, अ से अंग्रेज 1600, डा से डच 1602 1602, डे से डेनिश 1616 यानी 1660, यफ से फ्रांसीसी 1664 और सा से स्वीडिश स्वीडन वाले 1701। इनको याद रखिएगा। इनका रूट देखिए, पुर्तगाल से चलते हैं और वे पूरे अफ्रीका को क्रॉस करते हुए दोस्तों यहाँ से होते हुए जो है 1419 तक यहाँ थे। और यहाँ से जो है रिटर्न वाला रूट भी दिया हुआ है। और पहली बार कालीकट बंदरगाह पे जो है जमहूरियत इनका स्वागत करता है, 1498 में पहुंचते हैं। तो ये तो इनका रूट रहा, इसको आपने पढ़ा होगा इतिहास में। मेरा यहाँ पर मेन मोटो इस ट्रिक को बताने का था, थोड़ा सा आप इसको समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, मृदा रहित कृषि को कहा जाता है, सॉइललेस एग्रीकल्चर इज कॉल्ड डैश। तो क्या कहते हैं? चारागाह खेती या पोस्टल फार्मिंग, शुष्क खेती या हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, या फिर स्थानांतरी खेती, क्या जो है स्थानांतरी खेती क्या कहते हैं? तो जिसमें मृदा का यूज नहीं होता है, आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से, पानी भर भर के डिब्बों में इनमें खेती की जाती है, फसलें उगाई जाती है। इमेज के सामने देखिए, ये देखिए किस तरह से जो है फसलें उगाई गई हैं। हाइड्रो माने होता है पानी, हाइड्रो माने पानी, पोनिक माने उनको खेती करना। तो अब यहाँ पर समझिए हाइड्रोपोनिक कहा जाता है दोस्तों। समझ करके पढ़ना है, याद करके चलना है, केवल उत्तर नहीं जानना है। बाकी चारागाह वगैरह तो चारागाह आप जानते हैं, हस्तांतरित शुष्क खेती जो है शुष्क क्षेत्रों में। लेकिन यहाँ पर ये पानी में जो खेती होती है, डिब्बे बनाकर पाइप बनाकर इस तरह से लगा करके अच्छा खासा उत्पादन लिया जाता है। ये इसमें कोई मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता है। इन गमलों में पानी भरे रहते हैं, इन पानी में सारे खाद वगैरह जो भी इनके पोषक तत्व वह डाले जाते हैं और पौधे इन्हें अवशेष करके लेते हैं। पौधों को स्टैंड होने के लिए कुछ इस तरह से प्लास्टिक के रैक बनाए जाते हैं, क्योंकि मिट्टी नहीं रहेगी तो स्टैंड नहीं हो पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की पांचवी अवस्था माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसाइडर्ड टू बी द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर? ठोस, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, प्लाज्मा, गैस। तो जैसा कि आप जानते हैं बोस-आइंस्टीन बार बार सुने होंगे, पदार्थ की पांचवी अवस्था है। अब क्या है ये, जरा यहां देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। चार अवस्थाएं आप अच्छे से जानते हैं, जिसमें क्या होता है दोस्तों, सॉलिड नजदीक नजदीक कण है, लिक्विड थोड़ा दूर दूर इनके अणु है, गैस और दूर दूर इनके अणु है, और चौथी अवस्था एक प्लाज्मा फेमस है। प्लाज्मा आपने सुना होगा, चौथी अवस्था। लेकिन पांचवी और आ गई है, बोस आइंस्टीन द्रव या बोस आइंस्टीन संघनित पदार्थ की अवस्था, जिसमें बोस के तनु जो है परम शून्य पर के बहुत निकट ताप पर ठंडा कर दिया जाता है। इस स्थिति में अधिकतम बोसान निम्नतम क्वांटम अवस्था में होते हैं और क्वांटम प्रभाव स्थूल पैमाने पर भी दिखने लगते हैं। इन प्रभावों को स्थूल क्वांटम परिघटना कहा जाता है। यह बोस आइंस्टीन की अवस्था है दोस्तों पांचवी। चार आपने पढ़ा बचपन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस तो जरूर पढ़ा होगा। फिर चौथी थोड़ा हायर क्लास में गए होंगे तो प्लाज्मा भी सुना होगा।
और इसके बाद पांचवी अब नई आ गई है बोस-आइंस्टीन, याद रखिएगा। इससे प्रश्न पूछ रहा है। ये चौथी पूछता है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन, दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी सॉलिड लिक्विड गैस तो आप जानते ही हैं। और हाँ, इसी में आप बार बार एक और चीज सुने होंगे कि मेल्टिंग क्या होता है, कि जब सॉलिड जब मेल्टिंग करेगा तो लिक्विड में बन जाएगा, लिक्विड जब वेपोराइजेशन करेगा तो गैस में बन जाएगा, गैस जब आयोनाइजेशन करेगा, जो आयोनाइजेशन करेगा तो प्लाज्मा में बन जाएगा। तो इसी तरह से जो है लिक्विड फ्रीज होकर के फिर से सॉलिड में बन सकता है फ्रीजिंग करके। तो इनको जरा सा आप ध्यान रखेंगे, इनसे भी प्रश्न पूछता है। इमेज के माध्यम से डिटेल में समझाने की कोशिश किया हूं दोस्तों। लाइक जरूर करके जाइएगा। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन ना तो शेयर करते हैं ना ही लाइक करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं आप लोग। प्लीज थोड़ी सी हेल्प करिए हमारी, हम ऐसे कंटेंट लगातार आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। इकोनॉमी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी, जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती, डैश कहलाती है। A type of unemployment in rural areas when people do not get jobs during the certain month of the year is called प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी। अब समझिए सबके बारे में, जैसे ये तो कोई इसका बहुत नहीं है, इनसे प्रश्न आता है पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, योग्यता पूरी है लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है जो है योग्यता के अनुसार, तो शिक्षित बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब छिपी हुई बेरोजगारी, जैसे 3 लोगों का खेती में काम है लेकिन लगे हैं इसमें जो है +2 करके 5 लोग लगे हैं। काम है 3 लोग का, लगे हैं 5 लोग, 2 लोग बेरोजगार है। कैसे बेरोजगार है? छिपे बेरोजगार है, दिख नहीं रहे लेकिन है बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है कि मौसम की मार, जैसे किसान ने सोचा कि इस बार बरसात होगी तो फसल लगाएंगे, संजोग से बरसात नहीं हुई और फसल उसकी नहीं हो पाई तो वो जो है बेरोजगार हो गया। किसान ने फसल लगाया भी लेकिन फसल के पालन पोषण के लिए पानी नहीं मिल पाया और फसल नष्ट हो गई, यह भी मौसमी बेरोजगारी। मतलब मौसम, या फिर एक कह लीजिए कि मौसम के चक्र के अनुसार उसको काम मिल गया, या फिर बरसात हुई फसल लग गई, खूब बेच लिया, पैसे कमा लिए, लेकिन एक टाइम के बाद वो जो है अब उसके पास कोई काम नहीं है, मौसम अनुकूल नहीं है कि वो अपनी खेती को कर सके। जैसे गन्ने का जूस पिला रहा है, गर्मी में तो लोग खूब जूस पी रहे हैं, पता चला ठंडी आ गई, जूस खत्म, बेरोजगार हो गया, अब उसे कोई और रोजगार खोजना पड़ेगा, है ना। तो ठंडी में इसी तरह से है, गर्म पदार्थों के जो है खूब बिजनेस चलेंगे और ठंडी में गर्मी में आते हुए डाउन हो जाएंगे तो बेरोजगार हो जाएंगे। आपने बहुत बार सुना होगा कि भैया मार्केट डाउन चल रहा है, इस समय हमारा तो सीजन ही नहीं है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो सीजन के हिसाब से रोजगार मिलता है दोस्तों, उसी को मौसमी। अब इस समय गर्मी है तो गर्मी में कूलर में घास लगाने वालों का रोजगार बढ़ा हुआ है, घूम घूम के घास 150-200 में लगा के कमा रहे हैं। ठंडी में कौन कूलर में घास लगवाएगा, बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। तो यही है मौसमी बेरोजगारी। ये कृषि में भी देखी जाती है, ज्यादातर कृषि में है, यह भी ज्यादातर कृषि में है। और शिक्षित से तो आप लोग लड़ ही रहे हैं, इसके बारे में आप लोग को परिभाषा क्या ही बताऊं मैं, इसको तो आप स्वयं फील कर रहे हैं। असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन असम व्हेन द एनुअल हार्वेस्ट इज रेडी? लोहड़ी, मकरबिलक्कू, पोंगल, माघ बिहू। तो असम और उसका त्योहार अगर आ जाए तो हमेशा आप याद रखेंगे कि माघ बिहू की बात करेंगे। बिहू अगर देखेंगे, बिहू और बिहू, माघ बिहू, कटी बिहू, भोगाली बिहू, बिहू अगर है असम तो आप इसको लगा देंगे। बाकी इसको और होता क्या है, जब खिचड़ी आपने सुना होगा, उत्तर भारत वाले जानते होंगे खिचड़ी, इसी का अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। लोहड़ी, कहीं मकर बिलक्कू कहा जाता है केरल वगैरह में, तमिलनाडु में जो है कहीं पोंगल कहा जाता है, कहीं लोहड़ी कहा जाता है। तो आइए मैप पर जरा इसको देख लीजिए कि माघ यानी जनवरी यानी ठंडी के महीने में, देखिए माघ बिहू असम में है, नॉर्थ ईस्ट में। उत्तर प्रदेश में इसी को खिचड़ी कहते हैं, है ना। मकर संक्रांति बिहार झारखंड में, और जम्मू कश्मीर में क्या करते हैं दोस्तों, शिखुर संक्रांत कहते हैं। और इसी तरह से लोहड़ी वगैरह पंजाब में कहते हैं, है ना। पोंगल देखिए, पोंगल तमिलनाडु में, है ना। मकर बिलक्कू केरला में। उसी त्योहार का अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। इनको जरा सा, मकर संक्रांति एमपी वगैरह में, तो इनको जरा सा आप याद रखेंगे। मैप पर मैंने बताने की कोशिश इसको किया, अच्छे से समझिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर अनुमानित कितनी है? एज पर द 2011 सेंसस, व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट, एस्टिमेटेड रेट इन इंडिया? तो 5.1 to 5.9, 4.1 to 4.9, 2.1 to 2.9, 3.1 to 3.9 द करेक्ट आंसर है। थोड़ा इसको बहुत याद करने की कोशिश ना करिएगा, 2 याद रखिए, 2 से लेकर 3, आप इसको जान रखिए 2 से 3 तक का आंकड़ा
चल रहा है, इसी के लमसम में आपको मिल जाएगा। 2 से 3 जो है ये हमारी फर्टिलिटी रेट है, इसको बस याद रखिएगा। पॉइंट वेंट ज्यादा करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। बस 2.9 से 2 से 3 तक, यानी 2.1 से लेकर 2.9 यही करेक्ट हो जाएगा। अब देखना भी है तो देख लीजिए, बिहार देखिए 3 तक है मैप पर। बिहार में सबसे ज्यादा प्रजनन दर है, तभी तो जनसंख्या जो है घनत्व वगैरह उनका जनसंख्या ज्यादा रहेगी। उत्तर प्रदेश जो है 2.4 पर है, थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए इनका जो है कम हो जाता है डेटा, लेकिन जनसंख्या यहाँ ज्यादा है, बिहार से भाई बड़ा है। असम 2.9 पर है, देखिए यहाँ पर रेड वाला दिख रहा है ना, रेड का मतलब 3 तक पहुंच गया है। और जो है लाइट इस तरह से जो कह लीजिए कि वैसे कौन सा कलर आपको दिख रहा है, ऑरेंज टाइप का, तो वो जो है लाइट और ऑरेंज और व्हाइट की तरफ जो बढ़ रहा है तो कम है। तो 2 का ये मैप है आपके सामने। मध्य प्रदेश वगैरह 2, राजस्थान वगैरह 2 चल रहे हैं। आप जिस राज्य के हैं उस राज्य को तो जरूर देख लीजिएगा। उड़ीसा 1.8 है और केरला 1.8 है, कम वाले जो है जनसंख्या वाले 1.8 है। टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया, अगर पूरे इंडिया की बात करें तो 2.0 एक औसत है। 2.0 मैंने बोला ना कि 2 से लेकर के मैक्सिमम 3 के बीच में है, यही आंकड़ा आप लगाइएगा। यह मैप दिखाने का कारण सिर्फ इतना सा है कि यह आपको कभी याद नहीं होगा दोस्तों, यह भूल जाएगा। लेकिन यह मैप देख लेंगे तो आप जान जाएंगे कि 2 से लेकर 3 तक के बीच में कहीं 4 आपको दिखा नहीं दिखा, कहीं 1 आपको दिखा वो भी नहीं दिखा, मतलब कहने का लगभग 1 के भी प्लस दिखे, 1.7 1.7, मतलब लगभग 2 से लेकर 3 के बीच का पूरा खेला इसमें हो रहा है, इसको याद रखिएगा। मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? मोहिनी अट्टम इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम। तो आप अच्छे से जानते हैं मोहिनी अट्टम कहाँ का है दोस्तों, केरल का है। डिटेल में समझने के लिए मैप की तरफ आ जाइए, जो मैं हर बार दिखाता हूँ। कथकली, मोहिनी अट्टम, ये सब केरल के। मोहिनी अट्टम आपने देख लिया जो भगवान विष्णु वाला, और आइए केरल का कथकली देखते हैं। कृष्णाट्टम, रामानट्टम जैसी शैलियों का समावेश इसमें होता है। केरल का कृष्णा नायर, माधवन आनंद और सिमरामन और मृणालिनी साराभाई इसके प्रमुख कलाकार हैं। यह उत्तेजक शैली का नृत्य है केरल का कथकली, और यही का जो है केरल का ही आपको मोहिनी अट्टम भी है। मोहिनी अट्टम से एक प्रश्न दोस्तों और आता है कि मोहिनी अट्टम जो है किसके देवता को है, तो इसमें जो है भगवान जो है विष्णु जी जो है केरल के सागर तट पर अगर बात करें तो केरल के दोस्तों सागर तट पर मोहिनी का रूप धारण करके इस नृत्य को उन्होंने किया था, इसलिए इसको मोहिनी अट्टम कहा जाता है, यह याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्ध ने डैश में ज्ञान प्राप्त किया था? बुद्ध अटेन्स इनलाइटमेंट इन, कहां पर? बोध गया, कुशीनगर, वाराणसी, पाटलिपुत्र। तो वाराणसी में तो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर में आप देखेंगे कि जो है उनकी कह लीजिए कि महापरिनिर्वाण उनको हुआ जो है। बाकी पाटलिपुत्र तो अलग ही है। बोध गया, बोध गया में उनको ज्ञान की जो है, बिहार के बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बोध गया इज द करेक्ट आंसर, इसको याद रखिए। सेशन पसंद आया है तो इसको स्कैन करिए, टेलीग्राम क्यूआर है, इसको ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। यहाँ पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड की जाती है, क्लास की इन्फॉर्मेशन मिलती है। चैनल को लाइक वीडियो को और कमेंट सेक्शन में जय हिंद और शेयर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिए। हेलो शिक्षा आपके लिए लगातार ऐसे कंटेंट लाता रहेगा। एग्जाम के दौरान भी मैं आपके साथ लगातार जुड़ा रहूंगा। 10 क्लासेस चली हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तथा जितने भी एसएससी जीडी, एसएससी कह लीजिए कि सीएचएसएल, सीआरपीएफ, एएसआई 2023 में हुए सभी परीक्षाओं के टोटल नए नए क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे गए थे वो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। आप चैनल की प्लेलिस्ट को सर्च करिए, देखिए। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल इसी तरह किसी इंटरेस्टिंग क्लास में।